नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। तो आइए साथियों, आज से मैं इस शानदार चैप्टर को शानदार तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे। चलिए साथियों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साथियों, इस चैप्टर में हम आपको थोड़ा सा बेसिक बताएंगे, यानी कि इसमें एक कोड होता है उन्नयन और दूसरा कोड होता है अवनमन। तो सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको समझा दूं, उसके बाद प्रश्नावली पे चलते हैं। तो साथियों, ये होता है उन्नयन कोड। आइए मैं इसको फिगर के माध्यम से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर होता क्या है स्टूडेंट, जब कोई व्यक्ति या कोई प्रेक्षक जो है, यानी कि किसी ऊंची वस्तु या मीनार या खंभे को पृथ्वी तल पर खड़ा होकर देखता है साथियों, तो यानी कि उसकी दृष्टि रेखा के बीच और क्षैतिज तल के बीच एक कोड बनता है, जिसको उन्नयन कोड कहते हैं। यानी कि यहाँ पर मैंने फिगर इसका बना दिया है, आप इसको जैसा मैंने आपको बताया उस आधार पे इसको समझ सकते हैं। अब आइए इसको एक बार परिभाषा पे हम गौर करते हैं, अभी हमारे फिगर खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि जब प्रेक्षक किसी वस्तु को देखने के लिए, यानी कि यहाँ से जब प्रेक्षक किसी वस्तु को देखता है तो क्या होता है, अपने सिर को ऊपर उठाता है, यानी अपने सिर को उसको ऊपर उठाना पड़ता है। तब प्रेक्षक की दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, यानी कि ये दृष्टि रेखा हो गई। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है साथियों, यानी कि और ये क्या कर रहा है, ये दृष्टि रेखा से यानी वस्तु को देख रहा है, तो यानी कि ये क्षैतिज, ये आपकी क्षैतिज रेखा, ये दृष्टि रेखा है। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि, ये क्षैतिज रेखा, ये दृष्टि रेखा है। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो यहाँ पर कोण बन रहा है साथियों, उसको उन्नयन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। आशा करते हैं कि आप इतनी छोटी सी बात को बिल्कुल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा इसका फिगर और ये रहा इसका परिभाषा। आइए उसके बाद हम जानते हैं उन्नयन कोण क्या होता है। तो साथियों, उन्नयन कोण क्या होता है, सबसे पहले इसका परिभाषा समझिएगा। जब प्रेक्षक किसी वस्तु को, यानी प्रेक्षक का मतलब देखने वाला, जब प्रेक्षक किसी वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे झुकाता है, यानी सिर को उसको अपने नीचे झुकाना पड़ता है, तब प्रेक्षक की दृष्टि रेखा, यानी तब उसकी दृष्टि रेखा नीचे की तरफ बनती है। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज, यानी क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होता है साथियों, इस बात को भी समझ लीजिएगा। इसमें वस्तु क्षैतिज रेखा के नीचे होती है, यानी कि यहाँ पर वस्तु है, यहाँ पर वस्तु है और यहाँ पर प्रेक्षक है। तो यहाँ पर मान लीजिए प्रेक्षक ये जो है सर झुकाकर नीचे की तरफ देख रहा है, तो यह इसकी दृष्टि रेखा है और ये क्षैतिज रेखा है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है साथियों, उसको क्या कहा जाएगा, अवनमन कोण कहा जाएगा। तो ये रहा इसका फिगर और ये रहा इसका डेफिनेशन। आशा करते हैं कि आप इसको भी समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली पे। तो स्टूडेंट, ये रहा इसकी प्रश्नावली, आप देख सकते हैं इसको। और इसमें टोटल कितने क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ से आप देख सकते हैं साथियों। इसमें काफ़ी सारा क्वेश्चन दिया गया है। मैं एक बार आपको यहाँ पर दिखा दूँ ताकि आप लोग को जानकारी हो जाए। यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन इस प्रश्नावली में दिया है। तो मैं इस वीडियो में आपको केवल 10 प्रश्न हल कराऊंगा। उसके बाद ऐसे ऐसे करके साथियों इसमें 30 प्रश्न हैं, तो इसके 3 पार्ट आएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक डेली देखते रहिएगा। ये रहा स्टूडेंट आपका पहला प्रश्न। देखिए, इस प्रश्न में कहा गया है, 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया भूमि पर 2√2 मीटर लंबी है, तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो यानी कि हमें क्या करना है साथियों, सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न के अनुसार चित्र बना लेंगे। तो यहाँ पर इसका प्रश्न के अनुसार चित्र इस प्रकार से बनेगा साथियों। हमने यहाँ पर चित्र इसको बना लिया है। अब क्या करेंगे, हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। तो स्टूडेंट, इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले देखिए, आपको कोण यानी थीटा का मान निकालना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस त्रिभुज ABC में देखना है कि हमारा किस चीज़ का मान दिया गया है। तो कोण के सामने का भुजा ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो यानी लंब और आधार दिया गया है साथियों। तो लंब और आधार में किसका संबंध होता है साथियों, तो लंब और आधार में tan थीटा का संबंध होता है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में तो त्रिभुज ABC में आपको लगा देना है tan थीटा साथियों। तो tan थीटा इस प्रकार लगा दीजिएगा। तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है साथियों आपका लंब बटे आधार। तो हमने यहाँ पर लंब बटे आधार लिख लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इस चित्र से ला करके हम मान रखते हैं। थीटा का मान हमको निकालना है तो इसको रहने देंगे।
तो टेन थीटा बराबर, अब इस आकृति में देखेंगे हम लोग कि हमारा साथियों मान कितना कितना दिया गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर साथियों आपका जो लंब है, तो स्टूडेंट अब आपको करना क्या है, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। ये कोड यहाँ पर नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ये गलती से हो गया था। तो यहाँ पर थीटा है आपका, तो यानी कि देखिए कोड के सामने वाला भुजा लंब हो गया, तो यहाँ पर लंब का मान आपका 6 है, तो यहाँ पर आप 6 रख देंगे, इस प्रकार 6 रहेंगे। और आधार का मान 2√3 है, यानी आधार आपका जो है साथियों वो 2√3 दिया गया है। तो अब आपको आधार की जगह पे 2√3 लिख देना है, इस प्रकार से 2√3 लिख देना है। अब यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे तो 2 तियाएँ 6, यानी कि यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो आपका वैल्यू आएगा टेन थीटा इज इक्वल साथियों 3/√3 आ गया, इस प्रकार से आ गया। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसका परमीकरण कर दीजिए। तो टेन थीटा बराबर 3/√3, परमीकरण करेंगे तो अंश और हर में √3 से गुणा और भाग कर देंगे। तो यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल यहाँ पर आएगा आपका 3√3, यानी कि इस प्रकार से 3√3 बटे √3 का गुणा होगा 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका टेन थीटा बराबर यहाँ पर √3 आ जाएगा। और जैसा कि आप सभी को लोगों को पता है √3 tan 60 अंश का मान होता है, तो यहाँ पर मैं tan 60 अंश लिख देता हूँ। उसके बाद tan से tan दोनों तरफ कट जाएगा, तो थीटा बराबर आपका 60 अंश आ जाएगा। इस प्रकार हमारा कोड का मान निकल चुका है साथियों। तो यानी कि इसका मान जो आएगा वो 60 अंश आएगा, इस प्रकार से। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ पाए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरे पे। ये रहा मित्रों प्रश्न संख्या दूसरा। इसमें कहा गया है संलग्न आकृति में सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के ऊपर शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर से 7 डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रकार से इसका फिगर बन चुकेगा। यानी कि ये खंभा है और इस खंभे से एक डोर को पृथ्वी तल से बांधा गया है जिसका कोण 30 अंश है और ये जो डोरी है इसकी लंबाई 20 मीटर है। तो आपसे कहा है कि इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं साथियों कि माना माना जो है ए बी खंभा है, माना ए बी खंभा है साथियों। इस प्रकार अब हम क्या करेंगे, हमें जो है इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिख देंगे जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब आपको करना क्या है साथियों, यहाँ पर जो है इस त्रिभुज में देखिए कर्ण का मान दिया गया है, लंब का मान निकालना है। तो लंब और कर्ण का संबंध किस में होता है, साइन थीटा में। तो यहाँ पर आपको साथियों त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाना है, त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा लगाना है, क्योंकि लंब और कर्ण का संबंध साइन थीटा में होता है। तो लंब बटे कर्ण, यहाँ पर लंब बटे कर्ण का अनुपात लगा देंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल लंब का मान साथियों आपको निकालना है, यानी कि लंब ए बी है, तो ए बी बटे और कर्ण का मान 20 दिया है, तो कर्ण का मान मैं 20 कर लेता हूँ। उसके बाद थीटा का मान 30 अंश दिया है, तो यानी कि यहाँ पर साइन थीटा के जगह पे 30 अंश कर लेंगे। तो 30 अंश बराबर ए बी बटे 20 हो जाएगा। उसके बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर साइन 30 अंश का मान रखना है। तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए बी बटे 20। अब आपको क्या करना है, इसका तिरछा गुणा कर देना है। तो ए हो जाएगा 2ab बराबर 20 एकम 20, तो ए बी बराबर यहाँ पर आ जाएगा 20/2 और इसके बाद ये इससे कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ए बी बराबर आपका आ जाएगा 10 मीटर, यानी कि खंभे की ऊंचाई जो होगी साथियों ये होगा 10 मीटर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो यानी ये जो खंभा है इसका ऊंचाई कितना होगा साथियों, इसका ऊंचाई होगा 10 मीटर, 10 मीटर। यही इस प्रश्न का आंसर है।
अगर आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस प्रकार। आइए अब हम सभी लोग आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। ये रहा स्टूडेंट प्रश्न संख्या 3। इसमें कहा गया है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, यानी झुकाव कोण जो है 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी कोई ढीलपन नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि इस प्रश्न के अनुसार हमारा जो है फिगर इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर कहा गया है, देखिए, एक 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, यानी कि ये जो है 60 मीटर ऊंचाई पर यहाँ पर एक पतंग उड़ रहा है और इस पतंग की ये डोरी है, मान लीजिए ये भी एक डोरी है। तो पतंग का झुकाव कोण जो है ये 60 अंश है। तो आपसे कह रहा है इस पतंग की यानी डोरी की जो है लंबाई ज्ञात करना है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है साथियों, मान लेना है कि माना ए बी जो है पतंग की डोरी है, माना ए बी पतंग की डोरी है जिसकी लंबाई ज्ञात करनी है, जिसकी लंबाई ज्ञात करनी है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ध्यान से समझना है। देखिए, आपको लंब का मान दिया गया है और कर्ण का मान पूछ रहा है। तो लंब और कर्ण का संबंध किस में होता है, साइन थीटा में होता है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस समकोण त्रिभुज ABC में आपको लगाना है साइन। क्या लगाना है, साइन लगाना है। अब आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में इस प्रकार समकोण त्रिभुज ABC में आपको लगाना है साइन। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। इस प्रकार हमने लिख लिया। अब यहाँ पर थीटा के जगह पे आपको 60 अंश लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 अंश बराबर लंब का मान 60 दिया गया है और बटे कर्ण का मान आपको निकालना है। यहाँ पर देख सकते हैं, माना पतंग की डोरी है जिसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो कर्ण आपका AB है जिसको पतंग की डोरी मान के चलना है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। अब साइन 60 अंश का मान रखना है। तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। √3/2 बराबर 60 बटे AB है तो AB कर दीजिए। अब इसका तिरछा गुणा कर दीजिएगा। तो तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा AB √3 बराबर में 60 दुनिया 120। इस प्रकार से 120 आ जाएगा यहाँ पर आपका। अब √3 को आपको इधर भेज देना है। तो AB बराबर आपका हो जाएगा 120 बटे का √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस परमीकरण कर देना है। तो AB बराबर 120 बटे √3 गुणे √3/√3। इस प्रकार से परमीकरण करना है। तो परमीकरण करेंगे जब आप, तो आपको मिलेगा 120 √3 बटे में √3 का गुणा होगा तो 3 आ जाएगा। उसके बाद AB बराबर यहाँ पर आएगा 40 दिया है, यानी कि कट जाएगा इससे, तो आ जाएगा 40/√3। इस प्रकार से मीटर में, यानी यही जो है आपकी साथियों खंबे कह रहे हैं, पतंग की डोरी की लंबाई हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो आपका मान आया है यही जो है इस पतंग की डोरी की लंबाई हो जाएगी साथियों, 40 कितना 3 मीटर। यही जो है इस पतंग की डोरी की लंबाई हो गई। अब आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इस प्रकार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप सभी लोग। आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। तो ये प्रश्न संख्या 4 है। इस प्रश्न में कहा गया है साथियों, एक सर्कस कलाकार एक ऊर्ध्वाधर खंभे के शिखर से भूमि तक अच्छी तरह से तनी हुई एक रस्सी पर चढ़ रहा है। यदि रस्सी द्वारा भूमि स्तर पर बनाया हुआ कोण 30 अंश है तथा खंभे के पात से भूमि स्तर पर बंधी रस्सी के बीच की दूरी 12 मीटर हो, तो कलाकार द्वारा खंभे के शिखर तक चढ़ने में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार प्रश्न पूछा गया है, यानी कि प्रश्न में भाषा काफ़ी लॉन्ग है लेकिन प्रश्न बहुत ईजी है। यानी कि इसका फिगर इस प्रकार बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 12 मीटर दूरी पर यहाँ पर जो है एक रस्सी बांधा हुआ है
खंबे के सिरे से, तो इसका कोण 30 अंश बन रहा है। तो कह रहा है तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि वो खंबे की डोरी पर कितना दूर चढ़कर गया इस प्रकार से। अब हमको क्या करना है साथियों, यानी कि हमें कर्ण का मान निकालना है। तो हमें क्या करना है, जो है इस त्रिभुज ए बी सी में क्या करना है, इस त्रिभुज ए बी सी में साथियों हमें लगाना है। देखिए हमारा जो है आधार का मान दिया गया है, आधार का मान दिया गया, कर्ण का मान आपसे पूछ रहा है। तो आधार और कर्ण का संबंध किस में होता है, कॉस थीटा में। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में लगाना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण लेना है। अब आपको करना क्या है, कॉस थीटा बराबर आधार का मान 12 दिया गया है, तो यहाँ पर 12 लिखना है और कर्ण AC का मान आपको निकालना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर थीटा का मान जो 30 अंश है, तो यहाँ पर कॉस 30 अंश लिखा जाएगा। तो कॉस 30 अंश बराबर 12 बटे AC हो जाएगा इस प्रकार से। और कॉस 30 अंश का मान यहाँ पर रख देना है आपको। तो कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2, कॉस 30 अंश का मान होता है। उसके बाद बराबर में 12 बटे AC है, AC कर दीजिएगा। अब हम कर देंगे इसका तिरछा गुणा, तो यहाँ पर हो जाएगा AC√3 बराबर 12 दूनैया 24, यहाँ पर आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर इस प्रकार से 24 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, AC बराबर √3 को इधर लाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा, यानी कि 24 बटे √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, परमीकरण। तो चलिए अब हम लोग इसका परमीकरण कर देते हैं। तो AC बराबर 24 बटे √3 और परमीकरण करेंगे तो √3 से अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर ये परमीकरण होकर आएगा AC बराबर 24 √3, उसके बाद बटे में यहाँ पर इससे गुणा होगा तो 3 आ जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 8 त्रिक 24, यानी कि AC बराबर आ जाएगा 8√3 मीटर। यानी कि साथियों यही जो है उतना दूरी उसने तय किया, यानी यही जो है इसका कर्ण का मान हो जाएगा। इसका मान जो आएगा साथियों 8√3, यही इसका मान हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आपको जो है इस प्रकार से दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नहीं डायरेक्ट आप फिर कॉपी लेकर बैठिए और प्रश्न को नोट करते जाइए। आइए साथियों अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। तो साथियों ये रहा प्रश्न संख्या 5। इस प्रश्न में कहा गया है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर साथियों कह रहा है, देखिए ये भूमि का पाद बिंदु है, इससे 30 मीटर की दूरी पर, इस पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक जो है एक मीनार है और इसका जो है उन्नयन कोण 30 अंश है। तो कह रहा है इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी, यानी इस मीनार की ऊंचाई आपको बताना है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर प्रश्नानुसार इनकी चित्रानुसार इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर मानेंगे आप सभी लोग कि माना ऐसी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर इस प्रकार हमने मान लिया कि माना BC एक मीनार है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न में लगा देना है साथियों। देखिए इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि लंब का मान निकालना है और आधार का मान दिया है। तो लंब और आधार का संबंध किस में होता है, tan थीटा में। तो अब आपको करना क्या है, इस समकोण त्रिभुज में tan थीटा लगाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। अब आपको करना क्या है, इसमें मान रखना है। तो tan थीटा, थीटा की जगह पे 30 अंश रखना है। तो tan 30 अंश बराबर लंब का मान निकालना है, तो लंब BC है, इस प्रकार BC और आधार का मान 30 मीटर है, तो यहाँ पर 30 रख देना है। अब उसके बाद यहाँ tan 30 अंश का मान रखना है, तो मान होता है 1/√3 बराबर में BC बटे 30। अब उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीपल कर देना है, तो यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा BC√3 बराबर 30, 30 एकन्यम 30। अब उसके बाद BC बराबर √3 को इधर लाएंगे तो 30/√3 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसका परमीकरण कर देना है। तो BC बराबर 30/√3, उसके बाद में गुणे में √3/√3। अब यहाँ से हम इसका जो है गुणा करते हैं तो BC बराबर
ये हो जाएगा 30√3 बटे अंडर रूट थ्री का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसको इससे काट देंगे तो 10 तियाएँ 30 यानी 10, तो 20 ही बराबर आपका आ जाएगा 10√3। इस प्रकार से 10√3 मीटर जो है साथियों हमारा इसका मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा? यहाँ पर जो है मीनार की ऊंचाई जो है इसका मान हो जाएगा। तो इस मीनार की ऊंचाई का जो मान आया है ये हो जाएगा 10√3। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ से इस प्रश्न का हल दिखा देता हूँ। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। साथियों ये रहा प्रश्न संख्या 6। इस प्रश्न में कहा गया है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंद की दूरी जहाँ पेड़ की शिखर का जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी कि वो 8 मीटर उसकी जो है सिरा है टूटकर जमीन पर झुकती है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी कि इस प्रश्न के अनुसार साथियों हमारा ये फिगर इस प्रकार बनता है। तो ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। ये मान लेते हैं बीडी हमारा एक पेड़ है। तो ये पेड़ क्या कहता है प्रश्न में कि ये पेड़ आधे से टूटकर गिर जाता है और आधे से टूटकर गिरता है तो पृथ्वी पर पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर झुकता है इसका जो है सिरा। और कह रहा है कि यानी कि झुकता है तो 30 अंश का कोण बनाता है। तो आपसे कह रहा है कि कुल मिलाकर इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है, ये आप लोग बताइए हल करके। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं देख लीजिए। मान लिया कि माना पेड़ की कुल ऊंचाई वीडी है, यानी कि इस प्रकार देखिए ये बी बिंदु है ये डी बिंदु है, तो ये टोटल पेड़ की ऊंचाई हो गई। अब उसके बाद क्या करना है यहाँ पर जिसका डी ए सिरा, यानी कि देखिए डी से लेकर ये तक के सिरा टूटकर गिर जाता है, तो यहाँ पर लिख दिया हूँ टूटकर गिर जाता है और ज़मीन को स्पर्श करता है। और ज़मीन को स्पर्श करता है तो कितने अंश का कोण बनाता है? 30 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि कुल पेड़ की ऊंचाई बताइए आप सभी लोग। तो साथियों आपको क्या करना है देखिए, अगर आपको लंब का मान पता हो जाए और इस कर्ण का मान पता हो जाए तो इस लंब और कर्ण को जोड़ दिया जाए तो हमारी हमारी इस पेड़ की कुल ऊंचाई पता हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, लंब और कर्ण के मान को पता करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, लंब का मान पता करने के लिए इस त्रिभुज ए बी सी में हम लोग जो है लगाते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाते हैं? टेन थीटा। तो यहाँ पर लगाएंगे टेन थीटा और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है। अब इसमें मान को लाकर रखेंगे तो टेन, अब थीटा का मान देखिए 30 अंश है, तो यहाँ पर थीटा की जगह पे आपको 30 अंश रखना है। तो टेन 30 अंश और उसके बाद लंब का मान रखना है। तो देखिए लंब का मान आपका ए बी है और आधार आपका बी सी है, यानी कि 8 दिया गया है। तो लंब ए बी है तो यहाँ पर ए बी कर लेते हैं। उसके बाद बटे में आधार जो है आपका 8 है, तो यहाँ पर मैं 8 कर लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर टेन 30 अंश का भी मान रख लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टेन 30 अंश का मान लगाएंगे। तो टेन 30 अंश का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 बराबर ए बी बटे 8 हो जाएगा। इसका तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पर ए बी √3 बराबर में 8 करने में 8 आ जाएगा। तो ए बी बराबर √3 को इधर भेजेंगे तो 8/√3 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए आप लोग शायद नहीं देख पाए होंगे, तो यहाँ पर फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए। तिरछा गुणा किया हूँ तो 8 करने में 8, ए बी √3, उसके बाद √3 को इधर ले आया तो इधर आ गया, तो ये बटे में हो जाएगा। यहाँ पर ए बी का मान हमारा निकल चुका है। तो साथियों अब ए बी का मान हमारा जब निकल गया तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रोक देते हैं, यहीं पर रहने देते हैं। यानी ए बी हमारा जो था ये लंब था, ये लंब निकल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए लंब निकल चुका। अब हम अगर ये कर्ण निकाल लें तो कर्ण ये हमारा टूटा हुआ भाग है, तो कर्ण भी निकल जाएगा। तो हम इस लंब को और इस कर्ण को जोड़ देंगे तो हमारी इस पेड़ की कुल ऊंचाई हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, दोबारा त्रिभुज ए बी सी में कॉस थीटा लगाते हैं।
क्योंकि कॉस थीटा लगा करके हम कर्ड का मान निकाल लेंगे। तो अब चलिए हम लगाते हैं इस त्रिभुज ए बी सी में कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे अब हम कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इस प्रकार से आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण लागू कर देंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, ला करके मान रखेंगे। तो कॉस थीटा और थीटा का मान हमारा 30 ही अंश रखा जाएगा, थीटा का मान 30 अंश ही रखा जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 30 अंश बराबर आधार का मान जो है आपका, देखिए आधार का मान जो है आपका 8 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 8 रखना है। उसके बाद कर्ण का मान आपका दिया ही नहीं है, तो कर्ण का मान आपका दिया ही नहीं है, यानी कि कर्ण आपका AC है। तो यहाँ पर कर्ण के जगह पे आपको क्या रखना है, AC रख देना है, AC रख देना है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, ला कर के मान रखना है। तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, मान रखते हैं। तो cos 30 अंश का मान होता है साथियों, इसको यहाँ पर ऐसे आप जो है पार्ट बना देंगे। तो cos 30 अंश का मान जो होता है ये √3/2 होता है, √3/2 बराबर में साथियों 8 बटे AC है तो AC कर लीजिए। अब इसका तिरछा गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा AC √3 बराबर 8 दूनिया 16 आ जाएगा। √3 को इधर लाएंगे तो AC बराबर 16 बटे √3 हो जाएगा, यानी कि कर्ण का मान भी आपका निकल चुका है। तो यहाँ पर साथियों लंब का मान भी निकल चुका है, कर्ण का मान भी निकल चुका है। तो अब आपको करना क्या है, पेड़ की कुल ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई। तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितना है साथियों, पेड़ की यहाँ पर चित्र में देखिए, पेड़ की कुल ऊंचाई BD है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, BD बराबर देखिए BD बराबर ये हमारा AB हो जाएगा, AB प्लस AD है। देखिए AB प्लस AD इस प्रकार से लिख सकते हैं, AB प्लस AD इस प्रकार लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि ये टूटा हुआ भाग ही है, यानी टूटा हुआ भाग यानी ये कर्ण ही बना रहा है। तो AD का मान ये इस AC के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा AD जो है वो हमारा AC के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, इस AD के जगह पे AC रख सकते हैं। तो BD बराबर हमारा आएगा AB प्लस AD की जगह पे क्या रखना है, आपको AC रखना है। तो यहाँ पर आपको AC रख देना है। अब आइए इसमें हम मान रखते हैं। तो BD बराबर AB का मान, देखिए AB का मान आप लोग कितना निकाले थे, यहाँ पर देखिए AB का मान आप यहाँ से 8√3 निकाले थे आप लोग। तो यहाँ पर AB का मान 8√3 रख दिया जाएगा, प्लस AC का मान यहाँ पर आप देखिए 16√3 निकाले हैं। तो यहाँ पर 16/√3 है तो √3 कर देंगे। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो BD बराबर √3 का एलसीएम जो है √3 हो जाएगा। उसके बाद 8 + 16 हो जाएगा। तो BD बराबर 16 और 8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24/√3 हो जाएगा, 24/√3 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसका परमीकरण। तो BD बराबर परमीकरण करेंगे तो 24/√3 और अंश और हर में √3 का √3 से गुणा कर देंगे इस प्रकार। तो BD बराबर ये हो जाएगा 24√3 और √3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसको इसके काट देंगे तो 8 3 24, यानी कि BD का मान जो यहाँ पर आएगा ये आ जाएगा 8√3 आएगा इस प्रकार से। यानी कि साथियों यहाँ पर जो पेड़ की कुल ऊंचाई होगी, पेड़ की कुल ऊंचाई जो होगा वो होगा साथियों 8√3 मीटर होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया गया है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक एक बार समझ सकते हैं साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।
इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को हल कर दिया। चलिए साथियों, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या जो है 7 पे। ये रहा स्टूडेंट प्रश्न संख्या 7। देखिए इस प्रश्न में कहा गया है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी का मतलब स्टूडेंट क्या होता है? ये बच्चों के खेलने के लिए एक साधन होता है। और यहाँ पर जो है क्या कहा है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर पर हो और भूमि स्तर से 30 अंश का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? यानी कि फिसलन पट्टी जो ऊंचाई से लेकर पृथ्वी तल पर झुका होता है, उसकी ऊंचाई जो है उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए? जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि ये फिसलन पट्टी है और 1.5 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये फिसलन पट्टी पृथ्वी तल से झुका हुआ है 30 अंश के कोण पर। उसके बाद ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है, जो कि 3 मीटर की ऊंचाई पर फिसलन पट्टी 60 अंश के कोण पर झुका हुआ है। तो कह रहा है इस फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? इस फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? इसी का मान हमें कर्ड का मान निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, ये साथियों हमारा 5 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए है और ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। तो यानी कि ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है और ये 5 वर्ष की उम्र से अधिक अधिक के बच्चों के लिए है। तो अब हमें क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में इस फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। तो चलिए पहले हम इस प्रश्न को हल करेंगे, उसके बाद इस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए अब हम लोग करते हैं, पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में ए त्रिभुज ए बी सी में हम लोग क्या करते हैं, लगाएंगे साथियों। देखिए हमारा लंब का मान दिया है, कर्ण का मान निकालना है। तो लंब का मान दिया है, कर्ण का मान निकालना है, तो लंब कर्ण का संबंध किस में होता है? साइन थीटा में। तो यहाँ पर लगाएंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, साइन थीटा के जगह पे 30 अंश रखना है। तो साइन 30 अंश बराबर लंब का मान 1.5 है। उसके बाद कर्ण का मान आपको निकालना है, यानी कि कर्ण AC है, देख सकते हैं यहाँ से आप लोग AC है, उसका मान निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन 30 अंश का मान रख देते हैं 1/2 बराबर में 1.5 बटे AC। अब इसका तिरछा गुणा कर देंगे, तो AC करने में AC और ये हो जाएगा 1.5 का गुणा 2 में होगा, तो 1.5 का गुणा साथियों 2 में होगा, यानी 1.5 का गुणा 2 में होगा तो 3 आ जाएगा। इस प्रकार से तो यानी कि इस फिसलन पट्टी की लंबाई हमारा 3 मीटर आ गया साथियों। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इस फिसलन पट्टी की लंबाई जो होनी चाहिए वो 3 मीटर होना चाहिए। अब हम लोग निकालते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी। तो यानी कि ये त्रिभुज PQR है। तो अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज PQR में ये त्रिभुज PQR लेते हैं। तो त्रिभुज PQR में अब इस त्रिभुज PQR में हम देखिए यहाँ पर भी हमारा लंब का मान दिया, यानी कर्ण निकालना है। तो यहाँ पर भी हम साइन ही लगाएंगे, तो लगाएंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। उसके बाद अब आपको करना क्या है, तो साइन थीटा इज इक्वल लंब का मान देखिए 3 है, तो यहाँ पर मैं 3 रख देता हूँ। उसके बाद कर्ण का मान PQ है, यानी जिसका मान आपको निकालना है, और थीटा का मान अब की बार 60 अंश है। तो यहाँ पर रखेंगे साइन 60 अंश बराबर 3/PQ। अब यहाँ पर साइन 60 अंश का मान रखना है, तो √3/2 होता है, √3/2 रख देता हूँ, बराबर में आपका 3/PQ है, तो 3/PQ। अब यहाँ पर इसका तिरछा गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा PQ √3 बराबर में ये आ जाएगा 3 दूनी 6। इस प्रकार से √3 को इधर भेजेंगे तो PQ बराबर 6/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर अभी इसका आंसर नहीं आया है, तो आपको इसका कर देना है परमीकरण। तो इसका परमीकरण करेंगे तो 6/√3 गुणे √3/√3 हो जाएगा। इस प्रकार से
अब पी क्यू बराबर जब इसका परमीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 6√3, उसके बाद बटे में √3 का गुणा होगा तो 3, और इसको इससे काट देंगे तो यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी कि इसका मान जो आएगा 2√3 यानी इसका मान जो होना चाहिए 2√3 मीटर। इस प्रकार से 2√3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे साथियों। तो यानी कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो कितना होना चाहिए साथियों? 2√5 मीटर, नहीं साथियों 2√3 मीटर। इस प्रकार से 2√3 मीटर आया है, तो 2√3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल भी समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये रहा स्टूडेंट प्रश्न संख्या 8। इस प्रश्न में कहा गया है, यदि एक मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है तो सूर्य का उन्नयन कोण भी बढ़ रहा है, क्या यह कथन सत्य है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो यानी कि साथियों यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न में कहा गया है नहीं, क्योंकि इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है, नहीं क्योंकि मीनार की छाया की लंबाई बढ़ने के साथ सूर्य का उन्नयन कोण कम होता है। यानी कि अब आप फिगर से समझिए, जैसे ये सूर्य है, देखिए ये प्रारंभिक स्थिति में जैसा कहा है कि छाया की लंबाई यानी कि वो वैसे है, तो इस प्रकार इसका उन्नयन कोण इतना है, यहाँ पर आपका देख सकते हैं। लेकिन अगर देखिए इसकी जो है छाया, यानी कि इसकी जो छाया है इसकी लंबाई अगर बढ़ जाए, तो यानी इसकी छाया जो है इसकी लंबाई अगर ऐसे बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका उन्नयन कोण जो है इसके उन्नयन कोण से कम हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पर ये कम हो रहा है, घट रहा है। यानी तो ऐसा नहीं है, ये कथन सत्य नहीं है, असत्य है। इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया नहीं, क्योंकि मीनार की छाया की लंबाई बढ़ने के साथ सूर्य का उन्नयन कोण कम होता है। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं। तो बस केवल आपको इस प्रश्न में इतना ही लिख देना है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। तो साथियों इन सभी प्रश्नों में आपको हल नहीं करना है, बस केवल औचित्य देना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में कहा गया है, किसी मीनार की चोटी, यानी कि ये चोटी है साथियों, किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई दुगनी हो जाए तो इसकी चोटी का उन्नयन कोण भी दोगुना हो जाएगा, क्या यह कथन सत्य है? अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। देखिए यहाँ पर पहले फिगर हम क्या करते हैं, कह रहा है मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो यानी कि जब मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश था, तो यहाँ पर इसका फिगर इस तरीके से बन रहा था। तो यहाँ पर हम tan 30 अंश लगा करके अगर मान निकालते हैं तो हमें यानी कि लम्ब बटे आधार यानी कि एच एक्स बराबर 1/√3 मिलता है। इस प्रकार से 1/√3 मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पर कह रहा है कि चोटी का उन्नयन कोण दुगना हो जाए, यानी कि जब यहाँ पर 30 अंश था तो इसका कोण यहाँ पर दुगना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। तो यानी 60 मैंने यहाँ पर ना मान करके बल्कि अल्फा मान लिया है। अब अगर हमारा अल्फा बराबर 60 अंश आ गया तो समझ लीजिए कि कथन सत्य होगा, नहीं आया तो हमारा कथन सत्य नहीं होगा। तो देखिए, तो हमने अब ये दोबारा जो त्रिभुज बनाया है साथियों, इस त्रिभुज में हम क्या कर देते हैं, tan अल्फा मानते हैं। और इसकी जो है जब कोण बढ़ेगा तो इसकी ऊंचाई भी दुगनी, कह रहा है कि उसकी ऊंचाई भी दुगनी हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं चोटी की ऊंचाई दुगनी हो जाए, यानी कि जब इस चोटी की, ये जो चोटी था इसकी ऊंचाई जब दुगनी हो जाए, तो कह रहा है कि क्या यह कोण भी दुगना हो जाएगा। तो यानी कह रहा है कि उन्नयन कोण भी दुगना हो जाएगा, क्या यह कथन सत्य है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो यानी कि यहाँ पर दुगना हो जाना चाहिए कोण, यानी कि इसका मान 60 अंश आ जाना चाहिए। इसका 30 है तो इसका 60 आना चाहिए। तो यानी जब हम इसको अल्फा मान करके हल करेंगे तो अगर हमारा 60 अंश आ गया तो यानी कथन सत्य होगा, नहीं तो असत्य होगा। तो ऊंचाई हमने दुगना कर लिया है, अब हम इसको अल्फा मानेंगे, अगर हमारा 60 आ गया तो सही होगा। तो अब हम करते हैं इस त्रिभुज ABC में, इस ABC में tan अल्फा बराबर लगाते हैं। तो tan अल्फा बराबर, देखिए लंब बटे आधार होता है, तो लंब 2h है, आधार x है, यानी आधार समान रहेगा, आधार में कोई परिवर्तन नहीं कह रहा है, तो आधार आपका वही रहेगा। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, तो tan अल्फा बराबर 2 × h/x। तो h/x का मान जो है देख सकते हैं यहाँ पे 1/√3 है, तो h/x की जगह पे 1/√3 रख दिया, तो ये आ गया हमारा tan अल्फा बराबर 2/√3 आ गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये tan 60 अंश का मान नहीं है हमारा, यानी कि ये tan 60 अंश का मान नहीं है। यहाँ पर अगर tan 60 यानी कि यहाँ पर अगर tan 60 अंश का मान हो जाता तो tan tan दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता,
और 10 दोनों तरफ से कैंसिल होने पर अल्फ़ा बराबर हमारा 60 अंश आ जाता। तो इसलिए यहाँ पर साथियों हमारा अल्फ़ा का मान जो है हमारा 60 अंश नहीं आया, 60 अंश नहीं आया। तो जब 60 अंश नहीं आया अल्फ़ा का मान, तो यानी यह कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो बस हमें इस प्रश्न में केवल यही चीज़ सिद्ध करके दिखाना था। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो उसके बाद अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। तो साथियों इस प्रश्न संख्या 10 में देखिए, इस प्रश्न में भी कहा है यदि एक मीनार की ऊंचाई तथा इसके आधार से प्रेक्षण बिंदु की दूरी दोनों ही 10% बढ़ जाते हैं तो चोटी का उन्नयन कोण वही रहता है। क्या यह कथन सत्य है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो साथियों मैंने प्रश्न के अनुसार इस प्रकार फिगर बना लिया है और इसमें 10 यानी कि कोण को अल्फा मान करके 10 अल्फा बराबर लंब बटे आधार का सूत्र लगाया तो एच अपान एक्स आ गया। तो अल्फा बराबर अल्फा को इधर भेजेंगे तो इधर 10 इनवर्स में हो जाएगा तो एच अपान एक्स हो जाएगा। इसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर साथियों नई ऊंचाई जो कहा है वो यानी कि देखिए 10% इसमें कह रहा है कि बढ़ जाता है। तो मान लिया जाए प्रारंभिक स्थिति में 100 था तो 10% बढ़ने पर यानी कि इसमें 100 में 10 ऐड हो जाएगा तो 10% बढ़ने पर 110 हो जाएगा बटे 100। उसके बाद यहाँ पर इसको 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो 11 या बटे 10 आ जाएगा और इसको भाग देंगे तो 1.1 ये आ जाएगा। अब यहाँ पर उसके बाद निकालेंगे आधार से प्रेक्षण की दूरी। तो आधार से प्रेक्षण की दूरी मान लेते हैं यहाँ आधार x है तो यहाँ पर जो 110% हुआ है इससे गुणा करके 100 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 11x बटे 10 यानी भाग करने पर 1.1 इंटू एक्स आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसी के आधार पे दूसरा त्रिभुज मान करके यानी कि सेम वही चीज़ कंडीशन लागू होगा। दूसरा त्रिभुज मान करके कोण इसका बीटा मान लेते हैं तो 10 बीटा बराबर यहाँ पर जो हमारी नई ऊंचाई और प्रेक्षण बिंदु की दूरी प्राप्त हुई है इसका क्या कर देंगे, अनुपात निकाल लेते हैं। तो 1.1 ये यहाँ पर आया है, इसका देख सकते हैं, और 1.1 एक्स इसका आया है। तो 10 बीटा बराबर 1.1 ये बटे 1.1 एक्स यानी 1.1 से कट जाएगा तो ये बटे एक्स आ जाएगा। इस प्रकार 10 बीटा बराबर हमारा जो आएगा ए अपान एक्स आ गया और बीटा बराबर 10 को इधर लाएंगे 10 इनवर्स ए अपान एक्स हो जाएगा। ये समीकरण हमारा 2 हो जाता है और ये हमारा समीकरण 1 था। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि समीकरण 1 और 2 से हमारा साथियों देखिए इनवर्स में ये वैल्यू भी आया हमारा और इनवर्स में हमारी ये वैल्यू भी आया है। तो यानी दोनों इनवर्स के समान है। तो यानी कि दोनों इनवर्स के समान है तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा आपस में बराबर हैं, अतः दिया गया कथन हमारा सत्य हो जाएगा। इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना था। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों आप सभी लोग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।